अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर में हुई आज पीडीएम के बड़ों की बड़ी बैठक और ये बैठक अचानक से यूं ही नहीं हो गई, बल्कि इसके पीछे हम देख रहे हैं कि पूरा ही हफ्ता बड़ी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा है। शहबाज शरीफ साहब MQM से भी मिले हैं, काफ लीग से भी मिलने वाले हैं, शुनीद है, और इसके साथ साथ ये भी खबरें हैं कि उनके हो सकता है कि PTI के जहांगीर तरीन साहब से भी कोई मुलाकात हो जाए या राब्ते हो। लेकिन बहरहाल ये वो हिस्सा है जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो मुलाकातें हो चुकी हैं जिसमें जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात गुज़श्ता हफ्ते हुई, फिर बिलावल भुट्टो साहब भी उस मुलाकात में थे, और उसके बाद फिर हुकूमत के इत्तिहादियों से मुलाकात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं। लेकिन इन तमाम मुलाकातों के बाद हमने वही गुफ्तगू सुनी है जो हम इन मुलाकातों से पहले भी सुन रहे थे कि तहरीक-ए-अदम-एतमाद लाएंगे, और आज भी उन्होंने यही बताया कि तहरीक-ए-अदम-एतमाद लाएंगे। कब लाएंगे कोई डेट अनाउंस नहीं हुई, और ना ही इस सिलसिले में कोई हिकमत अमली बताई गई है कि कौन इनके साथ है और कौन इनके साथ नहीं है। तो क्या ये एज्यूम कर लिया जाए कि जो मुलाकातें हुई वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, या फिर अभी गू-मगू का शिकार है सारी अलायंसेस भी और इसके साथ साथ मुत्तहिदा अपोजिशन भी। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई हुकूमत को कोई प्रेशर दे पाएगी ये ऑपोजिशन, उस वक्त जब हम ये भी देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये ऐलान कर चुके हैं कि जनाब अब वो भी अवाम में निकलने जा रहे हैं, वो भी अपनी मकबूलियत दिखाएंगे, पावर शो करेंगे, और अवामी राब्ता मुहिम शुरू होने जा रही है 18 फरवरी से। मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, और इस तरह से उन्होंने भी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। तो क्या ये एक प्रेशर था जो अपोजिशन ने बिल्ड किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ ऐवान से बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी सोच रही है कि टफ टाइम दे अपोजिशन को, और इसके लिए ये भी तय किया जा रहा है कि जनाब अपोजिशन लीडर को बिल्कुल बोलने की इजाज़त नहीं दी जाए ऐवान में, और इसके साथ साथ ये भी करारदाद पेश की जाए कि उनके जो केसेस की तमाम ट्रायल होता है उसको बराह रास्त नशर भी किया जाए। तो क्या ये एक अच्छा आगाज़ होगा? ऐसा होना चाहिए नहीं? ये और इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें, इससे यही जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में सियासी गर्मा गर्मी बढ़ते जा रही है। बहरहाल जनाब, इस हवाले से अब हम गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि MQM ने तो ये कह दिया, क्यों लीग क्या कहती है इसके हवाले से, कामिल अली आगा साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता नज़र है, वो आपको सुना दें। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम इमरान खान के इत्तेहादी नहीं हैं, हम रियासत के इत्तेहादी हैं, और हमारी जमात रिलायबिलिटी के लिहाज से सबसे मुअक्कर क़यादत और जमात है। तो जनाब ये आपने सुना है, वो कह रहे हैं हम रियासत के साथ हैं, तो इशारों की जो बातें होती हैं उसके हवाले से उनका गुफ्तगू। लेकिन इमरान साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हमारे जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जावेद फारूकी साहब, उन्होंने आज PDM का इजलास जो है वो कवर भी किया, उनकी गुफ्तगू भी सुनी। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा उनसे इंसाइट भी लें कि आखिर इजलास में क्या कुछ होता रहा और बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और आपका तज्जिया भी लेंगे। जावेद फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आप दिन भर यहाँ मौजूद रहे, कैसा माहौल आपने देखा? क्या आपको उनके माहौल से, बॉडी लैंग्वेज से ये कोई असर मिल रहा है कि वाकई ये जमातें कुछ करने जा रही हैं, या फिर कुछ मायूसी नजर आई? जी बहुत शुक्रिया सबीना। सबसे पहले तो ये कि ये एक सरबराही इजलास था PDM का, और जब ये इजलास शुरू हुआ है और इसका जो अंदाज है इजलास का, मुझे तो वो ही उसको इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। यानी इसमें किसी भी मौके पर सरबराही इजलास वाली वो जो उसका एक वेट होता है जो बनता है, वो नज़र नहीं आया। यानी मौलाना यहाँ आ गए जो PDM के सरबराह हैं, और शहबाज शरीफ साहब के घर आ गए, जैसे एक आम खाने पे जो मौलाना कभी कभार आते हैं, वहीं पर बैठकर उन्होंने वीडियो लिंक पर सरबराही इजलास फड़का दिया। तो इस सरबराही इजलास के अंदर जो एजेंडा था वो वही था जो इससे पहले जनाब शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात के दरमियान एक चीज़ तय हुई थी कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और उसमें यह तय हुआ था कि मुस्लिम लीग नून ने ये कहा था कि हम चूँकि एक अलायंस में शरीक हैं जो PDM है, तो हम ये मामला जो है वो PDM में लेके जाते हैं और PDM से इसे वेट करवाएंगे और उन्हें कायल करेंगे कि हम सब यकसू होकर ये अदम एतमाद की जो तहरीक है उसकी तरफ जाया जाए। तो आज उसी सिलसिले में ये इजलास था, और इस इजलास के अंदर जनाब शहबाज शरीफ ने जो है वो ये सारी जो तफसीलात जो थी, जो आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की, वो तफसीलात रखी, और इसके अंदर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने अपना नया नुक्ता नज़र, जो कि अब जो मुस्लिम लीग नून कायल हुई है और उस पर बल्कि वो एक सुर्खेल बनकर चली है, वो इस तहरीक को लेकर आगे
कि अब वो मियां शहबाज शरीफ इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उन्होंने मौलाना को भी कायल किया और बताया और उन्हें अपनी तमाम होमवर्क जो है उनके सामने रखा कि हमारे पास ये अददी पोजीशन है और हम जो है वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाना चाहते हैं। और अंदर की खबर क्या है, पूरे नंबर ये है कि फारूकी साहब? देखिए, दो चीज़ें हैं जो पीडीएम के जो अपोजिशन के पेश नज़र हैं। नंबर वन ये कि इत्तेहादी जमातें जो मुस्लिम लीग काफ है, जो एमक्यूएम है, इसके अलावा बाप पार्टी है और एक और इनकी अलायंस है जिसका, और ये 4 पार्टीज हैं जिनके साथ उनका अलायंस है और इसकी टोटल जो है नंबर जो है 20 के करीब बनता है। ये 20 नंबर्स मिलाकर हुकूमत की तकरीबन कुछ 14 सीटों की अक्सरियत बनती है हाउस के अंदर। इनका पहला टारगेट ये है कि ये अलाइज जो हैं ये हुकूमत को किसी तरह से छोड़ें। एक जीडीए जिसका नाम है भूल गया, तो ये अलाइज अगर छोड़ते हैं, ये अगर स्विच कर जाते हैं, 20 सीटें इधर आ जाती हैं अपोजिशन की तरफ, तो हुकूमत की अक्सरियत खत्म हो जाती है और इस तरह से तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है। तो अलाइज के साथ जो है, एक तो ये एजेंडा आइटम ये थी कि अलाइज के साथ जो है वो राब्ते किए जाएं और उन्हें कायल किया जाए। अब मालूम नहीं कि इन्हें अभी तक जो वज़ाहिर जो देखने में आया है वो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से तो कोई इतनी खास उन्हें रिस्पांस नहीं मिला। इसी तरह से एमक्यूएम और बाप पार्टी की तरफ से भी उतना हौसला अफजा रिस्पांस नहीं है जितना इनका दावा था। इसके साथ साथ उनका एक दूसरी तरफ भी एक उनका जो है वो फोकस किया हुआ उन्होंने, जो इसके अलावा जो अरेंजमेंट है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर उनका ये दावा है, मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का, कि उनके पास तहरीक इंसाफ के अंदर कोई 18-20 के करीब अरकान हैं जिनकी उन्हें हिमायत हासिल है। और ये वो अरकान हैं समीना, ये वो अरकान हैं जिनके बारे में उनका ये ख्याल है कि ये आइंदा इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर नहीं लड़ना चाहते और वो मुस्लिम लीग नून या फिर सिंध से अगर कोई अरकान है तो वो पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो वो अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो ये उनके वोट्स इस्तेमाल करके तो हुकूमत को खत्म करवा सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका या मैं थैंक्स करूं? फारूकी साहब, एक बस आखिरी सवाल जो आपने किया था बड़ा अहम सवाल था जिसको मौलाना ने टाल दिया ये कह के कि जी बड़ा सीरियस सवाल है, लेकिन इसका जवाब नहीं उन्होंने दिया कि वजीर आज़म अगला कौन होगा, क्या इसका फैसला हुआ है। तो इस हवाले से भी क्या आपकी क्या खबर है, इतला है, अंदर को ये बात डिस्कस हुई या नहीं? जी इमरान साहब, असल में वो सवाल ये था कि क्या आपका नुक्ता नज़र इस हवाले से क्या है कि अगर हुकूमत के खिलाफ फ़र्ज कर लिया जाए कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद जो हुकूमत आएगी तो क्या वो बाकी मानदा जो पार्लियामेंट की मुद्दत है यानी 1.5 साल की तकरीबन मुद्दत है, अदम एतमाद के बाद फॉर्मूला क्या होगा या इमीडिएटली इलेक्शन की तरफ जाएगी? तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये भी हम बाद में आपको बताएंगे कि इसके बारे में क्या है। लेकिन मेरे ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान की सोच में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। पीपल्स पार्टी आइंदा 1.5 साल की मुद्दत जो है पार्लियामेंट की वो पूरा करवाना चाहती है और ऐसी हुकूमत चाहती है जो आइंदा पूरे 1.5 साल तक हुकूमत करे और उसके बाद इंतखाबात हों। जबकि मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ बहुत वाज़ेह तौर पर यह चाहते हैं कि जो भी हुकूमत आए वो बाकी मानदा मुद्दत पूरी नहीं करे बल्कि इमीडिएटली असेंबलीज डिसॉल्व करके इलेक्शन की तरफ जाया जाए। बिल्कुल ठीक। तो अभी ये फॉर्मूला भी अंडर डिस्कशन, इस पर भी कोई हतमी राय नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद फारूकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान साहब, अब मैं आप पाऊंगी, पहले तो मुझे ये बता दीजिए आपको अदम एतमाद आती नजर आ रही है? समीना, मुझे अदम एतमाद आती बिल्कुल नज़र आ रही है। हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह देखें क्या है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पहली दफ़ा हमारे जो वाकफ़ान आल हैं उनके मुताबिक पहली दफ़ा ऐसा है इन 3.5 सालों में कि वज़ीर आज़म इमरान खान समेत इस्लामाबाद में अब इस बात को सीरियसली लिया जा रहा है और हुकूमती सफ़ों में एक परेशानी पाई जाती है अपोजिशन को लेके इस दफ़ा, क्योंकि ये सब जो है इस तरह से इकट्ठे होना इन सब का, फिर एकदम से हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से भी देखें, बाप की तरफ से भी आज जो रिजर्वेशन आज भी सामने आई हैं वो MQM का खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दूसरे लोगों का मामला, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि शायद कहीं पे कुछ हलचल हुई है और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इत्तेहादी जो हैं ये उस सूरत में हुकूमत का साथ छोड़ेंगे जब उन्हें कोई इशारा मिलेगा। तो लगता ऐसे है कि जैसे कोई चीज़ इसमें कामिल अली आगा साहब ने कहा है, कामिल अली आगा साहब ने भी कहा वो होता है। और दूसरी बात आपने आज शायद नोट किया हो, जब मौलाना फजलुर रहमान से ये सवाल किया गया
अंपायर के बारे में कि अंपायर क्या न्यूट्रल हो गया, तो उन्होंने कहा कि अंपायर होता ही वो है जो न्यूट्रल हो। तो इसका मामला ये है कि अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद अंपायर की तरफ से इन्हें किसी बात का कोई इशारा मिल गया है, क्योंकि अगर आप आज मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या हमजा शहबाज के चेहरे देखें जब ये मीडिया टॉक कर रहे थे, तो उसमें आपको वो बड़े मुतमिन नज़र आ रहे थे। पहले आपको देखें कि मौलाना मियाँ शहबाज शरीफ की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन ये मामला जो जावेद फ़ारूकी साहब ने कहा है कि हुकूमत 1.5 साल तक अब मज़ीद ये चलाएंगे या फौरी इलेक्शन, इस पे मुस्लिम लीग नून यही चाहती है कि फौरी इलेक्शन हो जाएं, यानी 3 महीने में इस तरह का मामला हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि इसमें 1.5 साल पूरा हो। इसमें मुख्तलिफ खबरें हैं, हत्ता कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक खबर ये भी है कि जनाब आप मुस्लिम लीग नून ने तो यहाँ तक आबादगी जाहिर की है कि आसिफ अली जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए। पहले खुर्शीद शाह साहब का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जी मुस्लिम लीग नून क्योंकि बड़ी पार्टी है तो ये ले। असल में फिर वही बात जो मैं हमेशा करता हूँ कि क्योंकि जो 3.5 साल हुकूमत ने किया मौजूदा हुकूमत में, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और दूसरी अपोजिशन हुकूमत बनाती है, तो ना तो ये फौरी तौर पे महंगाई में कमी कर सकेंगे, ना आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर तो 1.5 साल जो है इनको फिर अवाम इनको भी कोसेंगे। लिहाजा मुस्लिम लीग इस बात से बचना चाहती है। ठीक है, इस पे भी मजीद भी बात कर लेते हैं, लेकिन हिलाली साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? डिफरेंसेस तो हैं आने वाले फॉर्मूले के ऊपर भी, नंबर्स भी अभी उस तरह से, और अभी कोई डेट तक भी उन्होंने अनाउंस नहीं की कि जी हम अगले सेशन में लेकर ही आएंगे या जो भी मामला। तो फिर क्या समझा जाए कि इसका मतलब है कि इत्तेफाक नहीं हुआ, या फिर ये समझा जाए कि हो सकता है आने वाले दिनों में ले ही आए और कोई बात बन जाए इनकी आपस में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने खुद और ये काफ लीग ने एडमिट किया है कि ये हैं साथी रियासत के, ये नहीं है साथी इमरान खान के। तो इमरान खान को कुछ करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। जो वो चाहते हैं वो सियासत से पूछें, और जो वो फैसला करते हैं वो इमरान खान साहब को बता दें, और वो पूरा करने के लिए तैयार हैं। अगर फिर भी वो समझते हैं कि उनके चेहरे से उनको इतना चिढ़ है और ये फैसला रियासत करना पड़ेगा, इन लोगों को नहीं, रियासत करना पड़ेगा। क्या अगर रियासत को इतना चिढ़ है इमरान खान से? मेरे ख्याल में ये नहीं है, इसलिए कि अगर भी होता, मैं इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदार स्टेप पाकिस्तान की सिचुएशन में इस वक्त कभी सोच ही नहीं सकता है कि 1-1.5 साल पहले एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए और वही देखे हुए लुटेरे, हर एक में देखा हुआ है हमने, सब के सब जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे आना चाहते हैं, लुटेरे। तो ये मतलब क्या है उनको कि वो कहें कि हाँ हाँ ठीक ही है, इसको निकालो। देखिए, 2-4 चीज़ें में आप सोचिए, नेशनली और इंटरनेशनली। नेशनली मैं कहता हूँ कि कीमतें 4 कमोडिटीज़ के जो कंज्यूमर आइटम्स हैं वो थोड़े से कम हुए हैं, 20 के उतने ही हैं। मगर अब एक विज़िट है जो आना है रूस को, उसके बाद एक और विज़िट है जो आना है चीन को। इन दोनों विज़िट से अच्छी खबर आने का इम्कान है। दे आर बिग प्रोजेक्ट्स। सीपेक 2 बहुत बड़ा है, गैस पाइपलाइन बहुत बड़ा है, जिनके साथ ये गवर्नमेंट्स निगोशिएट करते हैं। क्या आप समझते हैं कि वो उसके साथ निगोशिएट करने के चाहेंगे जो उनका सफ़ीर इधर बैठा हुआ कहता है कि ये तो गया और वो फिर लुटेरे आएंगे, उनके लिए तैयार रहो? तो इसको जाने का फ़ायदा क्या है? वो कहेंगे फिर हम उनसे बात करेंगे जो पाकिस्तान को रूल करने वाले 1.5 साल, फिर 1.5 साल के बाद कुछ और होगा, कोई और आएगा। यू नो, इट मेक्स नो सेंस। मैं समझता हूं इतनी गैर जिम्मेदारी इस ऑपोजिशन मैंने तो देखा ही, सोच ही नहीं सकता कि ये आया। तो इसलिए मैं कहता हूं ये हार जाएंगे, जैसे इन्होंने हर वोट हारा है
एक्सेप्ट फॉर जिलानी साहब का वोट, और वो उन्होंने हारा नहीं, वो खरीदा उन्होंने। तो मैं ये कहता हूं ये गीदड़ भपकी हैं, ये इनको मेरे ख्याल में कभी कामयाब नहीं होगी। और अगर भी मिसाल के तौर पे 4-5 सीट्स इधर से उधर चले जाएं, फिर भी अक्सरियत होगी। और नॉट फॉरगेट अख्तर मेंगल भी है जिसके पास 5 सीट्स है, उसके साथ हुकूमत इन कांटेक्ट में है। तो 4-5 सीट्स इधर उधर हो तो बड़ा फर्क नहीं होगा। मगर वो सब चीज छोड़ दें, मैं समझता हूं रियासत के लिए लॉन्ग टर्म व्यू के लिए इतनी इररिस्पॉन्सिबल एक्शन होगा नहीं कि इनको आप गो अहेड दे दें कि चलो करो जो तुम करना चाहते हो। लेकिन जो इनके एलाइज हैं, आमतौर पर जो एलाइज हैं उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो उसी वक्त कोई मुलाकातें इधर उधर करते हैं या इस तरह की रिजर्वेशंस का इजहार करना शुरू करते हैं जब उन्हें कोई रियासत की तरफ से इशारा मिलता है, और वो खुद कह चुके हैं कि हम रियासत के साथ हैं। तो फिर अब क्या समझा जाए कि उन्हें कोई इशारा मिल गया है जो वो मुलाकातें कर रहे हैं? अब ये देखिए ना, MQM भी आके शहबाज शरीफ से मिली है, अब सुना है यही है कि शहबाज शरीफ साहब काफ लीग से भी मिलने जा रहे हैं, चौधरी बिरादरान से। तो फिर ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? देखिए किधर ना किधर आप देखेंगे जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फिर हार जाएंगे, यही लोग आके कहेंगे फोन कॉल आ गए, फोन कॉल आ गए। अच्छा। और फोन कॉल आ गए इसलिए हमने ये किया। तो देखिए आई एम सॉरी, मगर ये मूव जो है, मैं तो कहता हूं रियासत को छोड़ें, उनका क्या एट द मोमेंट क्या रिलेशनशिप है मैं भूल जाएं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं इस वक्त ऐसे नेट पे, ऐसे चलिए इस पे हम रिएक्शन भी ले लेते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं वो क्या देख रहे हैं। सियासत पर उनकी गहरी नजर होती है हमेशा। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा कम वैसे टाइम देते हैं हमें, तो मैं थोड़ा सा ऑनर शिकवा भी कर दूं आपसे, लेकिन आज आप तशरीफ लाए, शुक्रिया आपका। पहले तो यही फरमा दीजिए शेख साहब कि ये ऑपोजिशन जो है ये तो कह रही है कि हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे और वो उल्टा देंगे ये सारी गेम, आपको आती नजर आ रही है दम एतमाद? इनके चेहरों पे शिकस्त लिखी हुई है, मायूसी है, इनके लटके हुए चेहरे मीटिंग करते हुए। ये खत्म हो गया अदम एतमाद, ये तो 23 मार्च को भी नहीं आएंगे। ये अदम एतमाद जो है इनके, उनको पता है इनके अपने आदमी पूरे नहीं। ये तो कहते रहे कि PTI के 22 बंदे हैं, अब आप इत्तेहादियों की तरफ जाएंगे और कितनी दफा उनसे खैरात मांगने जाओगे? तुम तो कहते तो ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, आप बेचते क्या? आप इस मुल्क की सियासत में खत्म हो गई आपकी सियासत। और इमरान खान जीत गया है, ये वैसे ही टीवी से निकलना नहीं चाहते और टीवी में फंसे हुए हैं, पता नहीं ये कैसे निकलेंगे इसमें से। और आप अंदाजा करें, ना डेट दी है, ना ये बताया कब करेंगे, कहा कि हुकूमत के इत्तेहादियों से बात करें। और कितनी दफा बात करोगे? एक दफा तुम्हें ना कह दी है, एक दफा जो तुम्हें खैरात नहीं डाली है उन्होंने, अब कितनी दफा तुम खैरात मांगने डालोगे? इनके अपने बंदे नहीं होंगे, आप याद रखें, ना आदम एतमाद आएगी या ना 23 मार्च को आएंगे। ये खानापुरी कर रहे हैं, ये कागजी पहलवान है, हवाई फायरिंग करने के ये आदी हैं और टारगेट पॉलिटिक्स ये नहीं कर सकते, टारगेट पॉलिटिक्स में ये नाकाम है। और अब उन्हीं दरों और उन्हीं घरों और उन्हीं दरवाजों को खटका रहे हैं जिनको ये बुरा भला कह रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट के घर कह रहे थे। सो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, टेंट फिश होगी, ठुस होगी इनकी सियासत। इमरान खान आज जीत गया और ये हार गए। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा कि आप तो खुद भी कहते हैं कि ये भी गेट नंबर 4 की पैदावार है, और दूसरा ये कि आपको इत्तेहादियों पे इत्तेमाद है कि वो आपके साथ ही खड़े रहेंगे? 100%, 120%। ये बयान मेरा रिकॉर्ड कर लेंगे, इत्तेहादी साथ खड़े रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे जी? कौन इक़्तिदार छोड़ के जाएगा जी? इस मुल्क में इक़्तिदार की सियासत है, ये धक्के खाने की सियासत है। धक्के खा रहे हैं 3.5 पौने 4 साल हो गए। पिछले दिसंबर को इन्होंने कहा था ये बस 30 दिसंबर को नहीं होंगे, कल इन्होंने कहा कि ये नहीं होंगे। आज फैसला करें ना, लाएं अदम एतमाद। अगर इनमें दमखम है, इनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। जिस दिन ये अदम एतमाद लाए इस मुल्क से, इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन शेख साहब ये फरमाइएगा, लोग तो कहते हैं ये मुलाकातें, ये इत्तेहादियों की ऑपोजिशन से मुलाकातें ही उस वक्त होती हैं जब कहीं से इशारा मिल जाता है, तो फिर ये मुलाकातें कैसे हो रही हैं? ऐसे ही बातें हैं, इशारों के जमाने चले गए, मोबाइल फोन आ गए अब। अच्छा शेख साहब तो कॉल करते हैं। एक चीज और बता दीजिए, क्या ये कल बड़े अवार्ड मिले हैं परसों मिनिस्टरों के, आपको कोई टॉप 10 में इतनी खास जगह नहीं मिली? आप मुतमईन है इस बात से? ये मैं मुतमईन हूं जी, मुझे ना भी दे दो मैं मुतमईन हूं। मैं सर्टिफिकेटों पर नहीं जाता, सारे
कुछ वजीर तो बड़े शिकवे कर रहे हैं। डिवीजन में पास हुआ कॉलेज में अच्छा। कॉलेज या स्कूल में भी कभी 10 नंबरों में नहीं आया। तो अच्छा शेख साहब, लेकिन सियासत में आपका पहला नंबर है शेख साहब, वो हम आपको दे दें। मेहरबानी। शेख साहब सियासत में और मीडिया में दोनों में आपका पहला नंबर है। अच्छा मुझे ये शेख साहब ये बताइएगा कि अभी जो फवाद चौधरी साहब ने चैलेंज दिया है अपोजिशन को, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को इस तरह का भी काम कर सकती है कि उनके अदम इत्मीनाद से पहले खुद इत्मीनाद का वोट लेने का प्राइम मिनिस्टर फैसला कर लें और ऐसा कोई काम हो जाए? आपने हमें इतना सादा इमरान खान को समझा हुआ है। आपके ख्याल में इतना बोला है इमरान खान? बंदे इन्होंने लाने, हमें क्या तकलीफ है? हम क्यों ऐसी खाम खा बैल मुझे मार, अदम एतमाद के बंदे इन्होंने पूरे करने हैं, इनका कोई बड़ा भी नहीं पूरा कर सकता। लेकिन पहले के अपने लोग भी तो कुछ उखड़े उखड़े हैं ना। अब मेरी गुजारिश सुने, पहले भी ये मरी लेके जाते थे, छांगा मांगा लेके जाते थे, हम पिंडी वाले कभी नहीं गए। अगर नवाज शरीफ साहब आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं तो हम उन लोगों में से हैं, हमने वोट डाला, हमने कहा जिंदा रहे तो वोट डालेंगे आके आपको। लेकिन ये छांगा मांगा की सियासत और मरी की सियासत ये खत्म हो गई है। इनकी सियासत जो है ये इतनी थी आज के दिन तक की। अच्छा शेख साहब। जी सर। शेख साहब आपको याद होगा आमिर लियाकत ने तो कहा था कि हम आए नहीं लाए गए हैं, तो क्या अगर अपोजिशन ये लाती है अदम एतमाद तो आप समझते हैं कि फिर वो जो लाए जाने वाले लोग हैं वो दोबारा लाए जाएंगे या उधर अपोजिशन की तरफ चले जाएंगे? सर जी कोई नहीं लाता, कोई नहीं लाता इस मुल्क में लोग। अब मैं एक ऐसी बात करने लगा हूँ कि भुट्टो के लिए मेरे चौक में, कमेटी चौक में 22 लोगों ने अपने आप को आग लगा के खुदकुशी कर दी। वो गरीब लोग थे, आम लोग थे, उनको ना नौकरी मिली। बेनजीर के साथ जो शहीद हुए लियाकत बाग चौक में, उनको क्या दिया? ऐसे प्लाट दिए जो बाथरूम वाले प्लाट होंगे। सर ये मुल्क बड़े लोगों का मुल्क है, ये इन लोगों को अपने लाले पड़े हुए हैं, ये अपने मसलों में उलझे हुए हैं। उसके खिलाफ उस पे वो लगने वाली है फर्द जुर्म है। शहबाज शरीफ का केस और हमजा का सीरियस है। ये एक छोड़ के, दो छोड़ के 10 दफा सोचेंगे इनके बंदे पूरे नहीं होंगे। आज मेरा बयान देखा, अपने बंदे पूरे नहीं होंगे इनके। 12-13 बंदे अपने गायब हो गए जिस दिन। अव्वल तो लाएंगे ही नहीं 110%, और ये 23 मार्च को भी नहीं आएंगे, मुझे यकीन है इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, दो चीजें बड़ी अहम है। जितने लोग खड़े थे टीवी स्क्रीन पे जो चल रहे हैं, इनमें से बेशतर वो हैं जिनके हवाले से एहतसाब की कोई चीज साबित नहीं हो सकी। एहतसाब का नारे तो बहुत लगाते रहे। तो क्या आप समझते हैं कि अब भी एहतसाब के डर की वजह से ये मामला एकदम से इकट्ठे हो गए हैं? ये नहीं जी, बस वैसी आदत से मजबूर हैं। 3.5 साल हो गए हैं, किस मुंह से जाएंगे? और सजाएं पाकिस्तान में गरीबों को होती हैं, बड़े आदमी को कौन सजा देता है? इस मुल्क में 6-6 साल से, 5-5 साल से, 7-7 साल से टेलीफोन चोर जेलों में, उनका जमानत देने वाला बेचारों का कोई नहीं। और 16-16 अरब रुपए जो है वो चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले वो जमानत पे बाहर है। इस मुल्क में गरीब के लिए जेल बनी है, बड़े आदमी के लिए जेल में भी एसी लगा हुआ है, अटेंडेंट मिलता है, मोबाइल फोन मिलता है उसको। शेख साहब वो तो मुझे आपका तो याद है कि जब आप शेख साहब वो तो याद है आपको सजा हो गई थी और एक वजीर ने क्लाशन को पकड़ी थी तो उसकी वो खिलौना साबित हो गई थी। ये तो ठीक आप कह रहे लेकिन ये बताइए कि आप वजीर आजम को मशवरा नहीं देते इमरान खान साहब को कि वो गरीबों के भी मसाइल हल करे, सिर्फ गरीबों को सजा ना मिले, अमीरों को भी मिले? देखिए मैं एक वोट का लीडर हूं, तो मैं एक वोट की जितनी बात है गरीब की करता हूं। कल देखें, परसों 3-4 महीने के बाद एफसी की, रेंजर्स की, कोस्ट गार्ड की और गिलगित बल्तिस्तान राइफल की और मजदूरों की, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़वाई हैं 3-4 महीने पीछे लग के। बस अपनी जितनी मेरी सकत है उतना ही कर सकता हूँ ना, मैं अपने से बड़ा काम तो नहीं करता। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आप आइंदा भी हमें वक्त देंगे और इंशाल्लाह मुकम्मल प्रोग्राम भी आपके साथ करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जनाब वफाकी वकला शेख रशीद की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर फर्दर आके इसी सियासी हलचल के ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सियासी हलचल में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान साहब हुकूमत तो बड़ी मुतमईन है, आपने सुन भी लिया। शेख साहब भी बड़ा वो कह रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब की चौधरी बरादरान से मुलाकात है, चौधरी बरादरान से आप भी राब्ते में रहते हैं। क्या माइंड सेट है उनका? आपको लगता है कि जो शेख साहब का कॉन्फिडेंस है सही है?
समीना देखें, चौधरी बरदरान जो है ना, एक बात तो तय है कि बड़े वज़ादार आदमी हैं, लेकिन चौधरी बरदरान हमेशा फिर वही कामल अली आगा साहब ने जो कहा है कि वो हमेशा रियासत की सियासत करते हैं। अब रियासत के मफाद में अगर उन्हें ये नज़र आया कि मियाँ शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना है तो वो ज़रूर हाथ मिला लेंगे। उनका कौन सा हाथ जलता है हाथ मिलाते हुए, लेकिन बड़ा इनके दरमियान टसल तरीके की बहुत पुराने। लेकिन आप एक बात को समझे कि इनका ताल्लुक भी बड़ा रहा है। वजीर आजम जब थे नवाज शरीफ तो वजीर दाखिला चौधरी शुजात थे, जब वजीर आला मियाँ शहबाज शरीफ थे तो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई थे। इनके मरासिम अच्छे भी रहे और बुरे भी, और सियासत में कोई चीज पीपल्स पार्टी से मिला सकते हैं तो वो तो फिर सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। चलिए, जब मैं थोड़ी ये भी बात करना चाह रही हूँ हिलाली साहब और इमरान साहब की, जो पीटीआई करने जा रही है। पीटीआई ने दो अहम फैसले किए हिलाली साहब। एक तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वो खुद जलसे करेंगे और लोगों से मिला जुलेंगे, जरा राब्ता बढ़ाएंगे, और उनका ये, तो क्या आपको लग रहा है कि अंडर प्रेशर आ गए इसलिए ये करने जा रहे हैं? क्या इसका मकसद हो सकता है और क्या फायदा? हाँ, एक तरीके से अंडर प्रेशर तो ज़रूर है, इसलिए कि ऑपोजिशन एक्टिव हो गई है, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ करना होगा और उसको बताना होगा, आवाम से राब्ता फिर करना पड़ेगा और लोगों को बताना चाहिएगा कि देखो मुझे सुनने के लिए कितने लोग आते हैं और देखो मेरे जलसे में कितने लोग हैं। दैट्स वेरी नेचुरल। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, शेख रशीद साहब ने जो बातें की हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इंटीरियर मिनिस्टर जो होता है किसी मुल्क का, उसको इतने कॉन्फिडेंटली कहना कि ये लोग नहीं आएंगे और नहीं कर सकेंगे, ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए इंटीरियर मिनिस्टर के तहत बहुत सारे इदारे होते हैं, आईबी होता है, एफआईए होता है, बहुत सारे बातें होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास इंटेलिजेंस गैदरिंग के जो हमारे अपने अंदरूनी जासूस हैं और इक्विपमेंट है, उन सब से उसको फीडबैक आता है और उस फीडबैक के तहत आई एम श्योर उनका ओपिनियन बनता है और उनके व्यूज बनते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब शेख रशीद ने इतने कॉन्फिडेंटली कहा कि इनके लोग भी नहीं इकट्ठे होंगे, फॉरगेट अबाउट मूविंग द मोशन, तो मेरे ख्याल में कुछ वो हमेशा इतने कॉन्फिडेंट होते हैं हिलाली साहब। इमरान साहब, मैं एक और चीज का भी हिलाली साहब से कमेंट ले लूं। हिलाली साहब, एक और फैसला भी किया है पीटीआई ने, वो ये कि जो ऑपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ साहब, उनके अगेंस्ट भी वो कोई लेके आ रहे हैं एक रेजोल्यूशन कौमी असेंबली में, और वो कह रहे हैं कि जनाब एक तो इन्हें स्पीच भी नहीं हम करने देंगे जब तक कि इनका ट्रायल चल रहा होगा, और दूसरा ये भी कि इनकी जो केस है उसकी लाइव कवरेज भी की जाए टीवी पे। तो आप समझते हैं कि ये एक वाइज डिसीजन है पीटीआई के लिए और ऐसी रेजोल्यूशन होनी चाहिए? मेरे ख्याल में कि उनको ना बोलने देना बहुत ही गलत फैसला है, और मैं मान ही नहीं सकता हूं कि वो रोक सकते हैं। जिस आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ है उसको पार्लियामेंट में ना बोलना, व्हाट डज ही मीन? ये प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसे इख्तियार बिल्कुल नहीं है, और अगर उन्होंने ये कहा है, मुझे नहीं पता क्यों कहा, मगर दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हम डे टू डे ट्रायल का कवरेज देना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये एक वक्त आ गया है कि हमारे कोर्ट्स को भी पता चले कि लोग इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप टेलीवाइज करें ऐसे मेजर ट्रायल्स को तो होपफुली पब्लिक भी खुश होगी कि भाई जस्टिस इज सीन टू बी डन, हम देख रहे हैं इंसाफ हो रहा है, उसको भी वक्त मिल रहा है, उसके लॉयर को भी वक्त मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको पकड़ के उन्होंने कहा कि सजा दे दो, सजा दे दो, जैसे लोग कहते हैं कि कभी कभी होता है। तो इट्स वेरी गुड, और क्या हर्ज है। और मेरे ख्याल में अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो फिर उसका जो शर्म है वो भी मेरे ख्याल में कम्युनिकेट होना चाहिए हमारे अवाम को, इसलिए करप्शन अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, शेम तो कम से कम होना चाहिए। इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है? एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जलसों करने का फैसला, और फिर दूसरा ये रेजोल्यूशन की बात हो रही है। देखें, दो चीज़ें देख लें आप। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि तहरीक अदम इत्माद जो है ऑपोजिशन उसको लंबा नहीं करेगी, 1 से 2 हफ्ते में वो पेश कर देंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर वो ज़्यादा लंबा करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो हुकूमत को भी मौका मिलेगा और चीज़ भी जो है ना वो उस तरह से वो नहीं होगी। वो कहते हैं ना, लोहा गर्म हो तो
वो थोड़ा ज़्यादा काम करता है। इस वक्त मुझे ये लगता है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब आ जाता हूँ आपके उस सवाल की तरफ। देखें, आप क्या समझती हैं कि ये शहबाज शरीफ को रोकेंगे, किस तरह से रोकेंगे? आइन के तहत जो इंसानी हकूक़ का बुनियादी आपका चैप्टर है, उसमें आप किसी की भी आज़ादी इस तरह से सलब नहीं कर सकते। लिहाजा मैं नहीं समझता कि हुकूमत ऐसा कोई काम कर सके। अगर ये कर भी दें, समझे कि करारदाद पास भी हो जाए कौमी असम्बली से, शहबाज शरीफ अदालत में जाएंगे, अदालत उड़ा के रख देगी। इसलिए ये अगर करेंगे तो अपने लिए खुद ही इस पर भी इन पर तनकीद आएगी। तीसरी बात ये जो सबसे हम समझने वाली है कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान अपना सबसे बड़ा दुश्मन या अपना सबसे बड़ा मुखालिफ शहबाज शरीफ को समझते हैं। देखिए, वो नवाज शरीफ से भी ज़्यादा, आसिफ अली जरदारी से भी ज़्यादा अपना मुखालिफ शहबाज शरीफ को समझते हैं। इसीलिए आप पिछले 2-3 महीनों से देख लें, वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे पहली और बड़ी कोशिश क्या है कि किसी तरह से शहबाज शरीफ को जेल में भिजवा दिया जाए। शहबाज, अब देखिए फर्द जुर्म का जो मामला है उस पर भी किस तरह से वफाकी वुज़रा सब कह रहे हैं जी फर्द जुर्म आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मामला ये समझे इसकी संगीनी को। शहबाज शरीफ एक ऐसा किरदार है जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अच्छी तरह पता है कि अगर अपोजिशन में ताकतवर हलकों के साथ कि सॉफ्ट कार्नर किसी के हवाले से कोई पैदा हो सकता है या बेहतर राब्ता रखता है या जिसको वो डूअर समझते हैं, तो वो मियाँ शहबाज शरीफ है। इसलिए इमरान खान की पूरी ये कोशिश है कि वो शहबाज शरीफ को किसी भी तरीके से करप्ट साबित कर सकें, लेकिन अभी तक वो कर नहीं पाए। अब ये मामला जो है ना उससे जुड़ा हुआ है। अब हुकूमत इस पे क्या स्ट्रेटजी करती है, किस तरह से करती है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जितना इस पे ज़्यादा जाएगी उतना शहबाज शरीफ को पॉलिटिकली उसका फ़ायदा होगा। सही, वो उनका प्रोफाइल और हाँ जी, होगा। अच्छा, इमरान साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहांगीर तरीन से भी सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है आने वाले दिनों में। ज़रा के तवस्सुत से ये खबर है, लेकिन बहरहाल चूँकि जहांगीर तरीन साहब एक थोड़ा सा खफा तो हैं, PTI से एक फासले पर हैं, ऊँट तो नहीं मैं कहूँगी, उनका जहाज किस करवट बैठेगा? अच्छा, इसमें देखें, आज जब प्रेस मीडिया टॉक हुई ना PDM के इजलास के बाद, तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने एक बात बड़ी क्लियर की थी कि हम तहरीक इंसाफ के लोगों से इंडिविजुअली राब्ता नहीं करेंगे, लेकिन ब्लॉक्स की सूरत में वो ज़रूर मिलेंगे। अब जहांगीर तरीन एक इंडिविजुअल नहीं है, उनके साथ 25-30 लोग हैं, पूरा एक ग्रुप है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन जो है उनका पहले भी जब बतौर वज़ीर आला, जब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ, तो एक बड़ा अच्छा लाइज़ान था और उनके बड़े करीबी समझे जाते थे जहांगीर तरीन। तो इनका अगर आपस में कोई ये पैचअप हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपस में मिल भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि जहांगीर तरीन चाहे शहबाज शरीफ को पसंद करते हो या नापसंद, चाहे इमरान खान को पसंद करते हो या नापसंद, एक बात समझ लें कि जहांगीर तरीन इशारे के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इशारे पे जाएंगे। और यही वजह है, मैं आपको ये बता दूं, हिलाली साहब नोट कर लें, मेरी ये इंफॉर्मेशन है, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, कि 3 बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन से राब्ता करने की 1-on-1 मुलाकात की कोशिश की है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब इस मुलाकात को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अब सूरत हाल ज़रा क्लियर हो तो फिर वो किसी तरफ भी बैठे। तो लिहाजा ये आप इस बात से समझ लें कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी इस वक्त सियासत सारे इशारे पे हैं, और इशारा इस वक्त जो है ना वो येलो कलर पे रुका हुआ है। लाइट चली गई है उसके बाद। लाली साहब, आप जहांगीर तरीन साहब के बारे में क्या कमेंट करेंगे? कर लीजिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि तरीन बड़ा मायूस हुआ था प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसने सोचा कि भाई जितना मैंने इस पार्टी के लिए किया है और कोई नहीं किया है, मगर साथ साथ अगर वो प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस नहीं कर पाया, जो उसकी हरकतें थे शुगर के माफिया में क्यों हुआ, माने वो ऐसे नहीं हुआ कि वो बता सके उनको कि मेरा कोई कसूर नहीं है। तो इसलिए कि वो नहीं बता सका, प्राइम मिनिस्टर का इन दैट सेंस उनके खिलाफ जो एंटिपैथी थी वो रही, और उसको जाहिर है अच्छा नहीं लगा। मगर बिल्कुल सही बात है कि कंट्रोल जो है उसका, उसके 2-3 MNAs का और उससे ज़्यादा MPAs का, वो है कंप्लीटली रियासत के हाथ में।
बिल्कुल। ऑल राइट जनाब, तो अब इस वक्त सारी गुफ्तगू यहीं पर आके रुकती है कि एक इशारा रुका हुआ है और देखते हैं कि वो किसके हक में कब कौन सी बत्ती जलाता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अपने जो वज़ीरा हैं उनकी कारकर्दगी जांची है और उनको कुछ नंबर्स भी दिए हैं। क्या पोजीशन रही किस वज़ीर की, क्यों रही, इस पर बात करते हैं एक डिटेल में। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। वज़रा को नंबर्स दिए गए हैं। मुराद सईद साहब पहले नंबर पर आए हैं, दूसरे नंबर पर असद उमर साहब हैं और फिर इसी तरह ऑनवर्ड्स। लेकिन उसके बाद कुछ वज़रा नाराज़ भी हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ख़त ही लिख डाला कि जनाब आपने मुझे क्यों इतना पीछे कर दिया है, मेरा तो नंबर आगे आना चाहिए था। और इसी तरह MQM ने भी शिकवा किया कि भाई ये क्या हो रहा है, किस मेरिट की बुनियाद पर ये सारा दिया गया। लेकिन बहरहाल ये एक तकरीब हुई जिसमें ये असनाद भी दी गई। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या था? जब इससे मुतालिक सवाल किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पेशल असिस्टेंट्स थे शहजाद अरबाब साहब से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कैसे जवाब दिया, उन्हें तो याद ही नहीं था कि ये किस बुनियाद पे हुआ है। लेकिन हिलाली साहब, व्हाट डू यू से, ये आइडिया वैसे कैसा है कि कुछ लोगों को नंबर्स दिए जाएं और सर्टिफिकेट्स दिए जाएं, सही नंबरिंग हुई है? देखिए, पहली बात है इसमें क्या ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप हर मिनिस्ट्री को कह रहे हैं कि हम आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना चाहते हैं और हम नहीं कर रहे हैं फ्रॉम द पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू। हम एक एक्सपर्ट को बुलाया है, हम एक एक्सपर्ट को कहा है कि आप बताएं कैसे इवैल्यूएट करें, और उस एक्सपर्ट ने कहा है ये चीज़ें हम देखेंगे और इतने पॉइंट्स और मार्क्स उनके लिए हम रखेंगे। तो उन्होंने कहा होगा फाइन, एक एक्सपर्ट है भाई, ये पार्टी का आदमी नहीं है, ये किसी का भाई नहीं है, ये कोई बायस नहीं है इसमें, तो क्या खराबी है? इंसेंटिवाइजिंग एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस, इसमें क्या बुरी बात है? और ये शाह महमूद कुरैशी, मैं अपने लिए नहीं प्रोटेस्ट किया है, ये कह रहा है फॉरेन ऑफिस के बारे में, कहता है यार दिन रात हम काम करते हैं, तो तुम लोगों ने किस किस्म की इवैल्यूएशन की? मेरे जो टीम है उनको, नॉट पर्सनली, ये पर्सनली नहीं कह रहा, मेरा टीम जो है उनको आपने वो क्या इंपॉर्टेंस नहीं दिया है या जज नहीं किया है जैसे होना चाहिए। मगर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि इमरान ये कर सकता था, अगर नून करने के लिए निकलता ऐसी चीज पे, तो क्या प्राइम मिनिस्टर अपने भाई को कहता इवैल्यूएट करो उसको? क्या अपने समधी को करता फाइनेंस मिनिस्टर, उसको इवैल्यूएट करो? कि आप वो अपने पर्सनल वकील जो उसका अपॉइंटेड आदमी है, जो प्रेसिडेंट भी बन गया पाकिस्तान का, उसको कहता इवैल्यूएट करो? कि अपनी बेटी को कहता है जिसको उसने मीडिया चीफ बनाया, कि अपने भतीजे को कहता है जो डिप्टी प्राइम सारे उनके अपने लोग थे। बिल्कुल ठीक है, चलिए लाइसा वक्त कम है, मैं जरा इमरान साहब का भी कमेंट पीपीपी में नुसरत भुट्टो को आप करते, ठीक, ऑल राइट, कमाल है। किचन कैबिनेट में तो नहीं हो सकता, नहीं मैं क्यों हंसूंगी मैं किचन कैबिनेट में नहीं आप कर सकते, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि तरीकाकार ये था कि उनकी अपनी मिनिस्ट्रीज ने जो टारगेट सेट किए थे वो किस हद तक अचीव हुए, इसकी बुनियाद पर एवेल्युएशन की गई है। दुनिया में ये कहीं नहीं होता, किसी भी जमहूरी पार्लिमानी हुकूमत में ये नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि ये मुमकिन नहीं है। देखिए, कंपैरिजन होता है एप्पल टू एप्पल। हिलाली साहब खुद वजारत खारजा में रहे हैं, जो अभी ये शिकवा कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी का, वजारत खारजा का मुकाबला आप किस तरह से वजारत खजाना से कर सकती हैं, या वजारत रेलवे का मुकाबला आप किस तरह से किसी और मिनिस्ट्री से कर सकते हैं? ये ऐसी चीजें जो पॉसिबल नहीं है। पूरी सुन ले, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब सुन ले, गुजारिश सिर्फ इतनी है, ये सिर्फ एक शो शाह था टीवी पे, एक अपनी वही जो एक तरीके इंसाफ की पॉलिसी है कि वो साफ चली शफाफ चली वाला मामला, कि हम बताएं कि हमने ये बड़ा काम किया, अमलन ये मुमकिन ही नहीं। और दूसरी बात ये, जो छठा नंबर आप दे रहे हैं कारकर्दगी के हवाले से खुसरो मुख्तियार साहब को, माशाल्लाह जितने स्कैंडल आए हैं उनमें देखें उनकी क्या कारकर्दगी थी।
शुगर स्कैंडल में उनका नाम था, उनकी मिनिस्ट्री देखने चीजें खाद वो पूरी नहीं कर पा रहे, आज तक किसान रो रहा है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं समझता हूँ एक शोशा प्रोग्राम था, लोगों के अपने आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मैं बताता हूँ आपसे, हिलारी साहब मुझे बात अब करने दें, अब मेरी गुजारिश सुन लें। गुजारिश ये है, देखिए शेख रशीद साहब हैं या फवाद चौधरी साहब हैं या जितने भी हैं अपने मैं ये नहीं कहता कि सारे मिनिस्टर बुरे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये तरीकाकार गलत है। ठीक है, जी लाली साहब आप बताएं। जी लाली साहब लास्ट मिनट शॉर्ट कमेंट। देखिए सीधी सादी बात यह है कि कुछ चीजें हैं जो असेस हो नहीं सकता। डिफेंस मिनिस्ट्री को आप असेस कर ही नहीं सकते, फॉरेन ऑफिस को भी आप असेस कर नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है एम्बसीज कैसे चलते हैं और ये वो, तो उनको तो निकल जाए। और ये शाह महमूद कुरैशी ने पता नहीं क्यों इतना ऑब्जेक्ट किया। मैं कहता हूं जो पब्लिक डीलिंग्स होते हैं, जिनको इम्प्लीमेंटेशन आता है, जिनको फैसले दिए जाते हैं और कहते हैं उन पे अमल करो, वो कैसे कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। इसलिए तो ये पोस्ट ऑफिस और कम्युनिकेशंस पे इतना अच्छे मार्क्स मिले हैं एक आदमी को, वो इंप्लीमेंट कर रहा है चीजों को। सर टाइम पे पहुंच रहे हैं, खत टाइम पे पूछ रहे हैं। वज़ीर आज़म सबसे ज्यादा तारीफें हमाद अज़हर साहब की करते थे, कहाँ है हमाद अज़हर साहब? लेकिन खैर वैसे मुराद सईद की भी वो हमेशा करते रहे, लेकिन लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि फिर उन्हें चाइना क्यों नहीं गुड, अच्छी बात है, बायस नहीं है। चले जी, ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया, आपकी लोगों की राय, लेकिन होपफुली तमाम वज़रा आवाम के लिए बेहतर काम कर सके। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।